हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं पेपर 025872 का एनालिसिस। पेपर 872 आपकी स्क्रीन्स पर। सबसे पहले हमें मिला है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जिसे हमें पढ़ना है और इसके अंत में दिए गए क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। चूँकि हमें मिला पैसेज एक टेक्निकल किस्म का पैसेज है, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम इसमें प्रयोग में ली गई वोकैबुलरी को पहले ही समझ लें। सबसे पहले प्रीबायोटिक्स। विद्यार्थी ध्यान दें, प्रीबायोटिक्स हमारे भोजन में पाए जाने वाले वे अवयव या इंग्रेडिएंट्स हैं जिनका हमारा शरीर पाचन नहीं कर सकता, किंतु ये जो तत्व हैं ये हमारी आंतों में या इंटेस्टाइन्स में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें गुड बैक्टीरिया यानी अच्छे कीटाणु या अच्छे जीवाणु कहा जाता है, उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। उनकी संख्या में वृद्धि में सहायक होते हैं, जिससे हमारी गट हेल्थ अर्थात हमारी जो पाचन नली है, विशेषकर हमारी आंतों की जो हेल्थ है, वो बहुत अच्छी रहती है। आगे बढ़ते हुए लेसर नोन यानी जिनके बारे में कम ज्ञान है लोगों को, जो कम ज्ञात है। गट हेल्थ, गट का अर्थ है हमारी पाचन नली। भोजन जब आमाशय से या स्टमक से आगे बढ़ता है तो बाकी की जो पाचन नली है उसे कहा जाता है गट। विशेषकर इसमें हमारी इंटेस्टिन्स या इंटेस्टाइन्स होती हैं। गट या फिर पाचन नली, विशेषकर आंतें। प्रोमोटर का अर्थ है बढ़ावा देने वाला या किसी चीज़ में बेहतरी करने वाला। गुड बैक्टीरिया आप पहले ही जान चुके हैं, अच्छे कीटाणु या अच्छे जीवाणु जो कि हमारी इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टिन्स में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हुए डाइटरी का अर्थ है खुराक संबंधी। डाइट खुराक को कहते हैं, तो डाइटरी हुआ खुराक संबंधी। नॉन रेम, विद्यार्थी ध्यान दें, नॉन रेम और रेम। हमारी नींद के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नींद में बंद पलक के नीचे भी आंख का मूवमेंट होता रहे तो उसे कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट वाली नींद छिछली होती है, कम गहरी होती है, इसी में सपने आते हैं। नींद का दूसरा चरण होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसके अंदर बंद पलक के भीतर आंख का मूवमेंट ना के बराबर या शून्य होता है और गहरी नींद आती है तथा बहुत कम ही सपने आते हैं अथवा नहीं आते, बहुत कम या कम सपने आते हैं। रात्रि भर में इनके कुल मिलाकर 4 से 6 चरण होते हैं। एक एपिसोड होगा नॉन रैपिड आई मूवमेंट का, तो फिर एक रैपिड आई मूवमेंट का, कुल 4 से 6। सामान्यतः 75% नींद नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली यानी गहरी नींद होती है और 25% रैपिड आई मूवमेंट वाली यानी छिछली नींद होती है, कम गहरी नींद होती है, जिसमें बंद पलक के नीचे भी आंख में मूवमेंट होता रहता है। स्ट्रेसफुल का अर्थ है तनावपूर्ण। रिसर्चर है अनुसंधान करने वाले, शोधकर्ता। उसके उपरांत डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी का अर्थ आप सीख ही चुके हैं, आपकी खुराक संबंधी। फाइबर का अर्थ है रेशे या तंतु। ये मूलतः प्रीबायोटिक्स ही हैं, जिनसे कि हम तो पोषण नहीं पाते, पर हमारी गट में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवाणु जो गुड बैक्टीरिया हैं वो जरूर पोषण पाते हैं। उसके उपरांत आर्टिचोक्स और लीक्स। विद्यार्थी ध्यान दें, आर्टिचोक एक प्रकार की सब्जी है जिसे हिंदी में हाथी चक कहते हैं। आकार में छोटे फूल गोभी के फूल जितनी एक सब्जी है आर्टिचोक। सामान्यतः लोग आर्टिचोक ही कहते हैं, वरना हिंदी में हाथी चक। गार्लिक है लहसुन। लीक एक अन्य सब्जी है, नीचे से हरी ऊपर से सफ़ेद, दिखने में हरे सफ़ेद प्याज जैसी, जो सफ़ेद हरा प्याज होता है उससे मिलती जुलती। सामान्यतः लीक ही कहते हैं, वरना कई जगह गंधना भी कहते हैं। नीचे से सफ़ेद, नीचे से हरी और ऊपर से सफ़ेद एक सब्जी। अनियंस आप जानते हैं, प्याज। उसके उपरांत अगले पैराग्राफ में दूसरी लाइन में मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स। बाई प्रोडक्ट्स का अर्थ है सह उत्पाद। किसी काम के दौरान जो अन्य उत्पाद बनते हैं उन्हें कहते हैं बाई प्रोडक्ट्स। मेटाबॉलिक एक अच्छा शब्द है, विद्यार्थी ध्यान दें, इसे हिंदी में कहते हैं उपापचयी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हमारी कोशिकाएं फूड से, भोजन से एनर्जी लेती हैं। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया है, शरीर में होती है, खाने से या भोजन से एनर्जी लेने की प्रक्रिया। हिंदी में कहते हैं उपापचयी क्रिया। आगे बढ़ते हुए
डाइट है खुराक, स्टैंडर्ड है मानक, चाउ इनफॉर्मल भाषा में भोजन या फूड को कहते हैं। उसके उपरांत स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल का अर्थ है जागना और सोने की साइकिल, कितनी देर आप जागते हैं फिर सोते हैं, ये जो साइकिल है स्लीप वेक साइकिल कहलाती है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी, ये एक टेस्ट है अपने मस्तिष्क का, व्यक्ति के मस्तिष्क का टेस्ट लिया जाता है, उसके ब्रेन में होने वाली जो एक्टिविटी है उस अध्ययन को कहा जाता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, शॉर्ट में ईईजी। जबकि हृदय का ऐसा टेस्ट होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। उसके उपरांत रिवील का अर्थ है उजागर करना, सम्मुख लाना। शेष शब्द आप जानते हैं, एक दो और। रेस्टफुल का अर्थ है आरामदायक। रेस्टोरेटिव का अर्थ है जो आपकी ऊर्जा या शक्ति को फिर से स्थापित करे, तो स्वास्थ्यवर्धक, ऊर्जा को वापस लाने वाला, रीस्टोर करने वाला। और नॉन प्रीबायोटिक का अर्थ है जिसमें प्रीबायोटिक तत्व नहीं है, डाइटरी फाइबर नहीं है। अब हम इसे पढ़ सकते हैं, तो पढ़ते हैं। प्रीबायोटिक्स आर द लेसर नोन गट हेल्थ प्रोमोटर्स विच सर्व एज फूड फॉर गुड बैक्टीरिया इनसाइड द गट। तो प्रीबायोटिक्स जो हैं वो लोग उनके बारे में कम ही जानते हैं। ये हमारी गट हेल्थ, हमारी पाचन नली की हेल्थ को प्रमोट करने वाले हैं और ये फूड का काम करते हैं उन अच्छे जीवाणुओं या कीटाणुओं के लिए जो हमारी गट में, हमारी पाचन नली में, विशेषकर हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन्स या इंटेस्टिन्स में पाए जाते हैं। कोट, वी फाउंड दैट डाइटरी प्रीबायोटिक्स कैन इम्प्रूव नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। हमने पाया कि जो डाइटरी प्रीबायोटिक्स हैं, जो खुराक में प्रीबायोटिक्स लिए जाते हैं, ये हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट जो नींद है उसको बढ़ा सकते हैं। और आप पहले ही जान चुके हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप या नॉन रैम स्लीप ज़्यादा गहरी नींद होती है और शरीर को उसी से ज़्यादा आराम मिलता है, ऊर्जा वापस मिलती है, रीस्टोर होती है। As well as REM sleep, rapid eye movement sleep after a stressful event, end of the quote, stressful है तनावपूर्ण इवेंट है, घटना। सेड रॉबर्ट टॉमसन, अ PhD रिसर्चर, एक PhD का शोधकर्ता एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर इन द यूनाइटेड स्टेट्स और US। प्रीबायोटिक्स आर डाइटरी फाइबर्स, ये खुराक में पाए जाने वाले रेशे या तंतु हैं, फाउंड नेचुरली, जो कुदरती तौर पर मिलते हैं इन फूड्स लाइक आर्टिचोक्स, रॉ गार्लिक, कच्चे लहसुन में, लीक्स आप जान ही चुके हैं, एंड अनियंस है प्याज। When beneficial बैक्टीरिया, जब लाभकारी जो जीवाणु या कीटाणु हैं, डाइजेस्ट प्रीबायोटिक फाइबर, जब वो उसका पाचन करते हैं स्वयं के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, दे नॉट ओनली मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ होता है संख्या में वृद्धि करना, संख्या में बढ़ना, इम्प्रूविंग ओवरऑल गट हेल्थ, जिससे हमारी गट हेल्थ बेहतर होती है, बट दे ऑल्सो रिलीज मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स, किंतु इसके साथ साथ वो क्या और रिलीज करते हैं, उपापचयी बाई प्रोडक्ट्स या सह उत्पाद। रिसर्चर्स फेड का अर्थ है भोजन कराया या किसी को कुछ खिलाया। 3 वीक ओल्ड, 3 वीक की आयु वाले मेल रैट्स, मेल है नर, रैट्स हैं चूहे, अ डाइट खुराक ऑफ आइदर स्टैंडर्ड चाउ, स्टैंडर्ड है मानक, चाउ इनफॉर्मल अंग्रेजी में भोजन को कहते हैं, फूड और चाउ दैट इंक्लूडेड प्रीबायोटिक्स, तो या तो उन्हें मानक भोजन कराया या फिर चाउ भोजन जिसमें प्रीबायोटिक्स शामिल थे। दे देन मॉनिटर्ड द रैट्स बॉडी टेम्परेचर, और फिर उन्होंने इन चूहों के बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर किया। गट बैक्टीरिया एंड स्लीप वेक साइकिल, उनके गट में पाए जाने वाले कीटाणुओं को और उनके नींद लेने और जागने और नींद लेने या सोने के जो चक्र है, साइकिल्स हैं, उनका अध्ययन किया। यूजिंग इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, यूजिंग EEG, एक टेस्ट है दिमाग की गतिविधि का, और ब्रेन एक्टिविटी टेस्टिंग ओवर टाइम, समय के साथ, यानी किसी समय के दौरान, उस अवधि के दौरान जिस दौरान ये रिसर्च चल रही होगी, ओवर टाइम। फाइंडिंग्स रिवील्ड, और जो चीज़ें सामने आई, जो उसके परिणाम आए, उसने क्या उजागर किया, क्या रिवील किया, दैट द रैट्स ऑन द प्रीबायोटिक डाइट स्पेंट मोर टाइम इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, कि वो चूहे जो थे प्रीबायोटिक डाइट पर, यानी उनके खुराक में प्रीबायोटिक्स थे,
स्पेंट मोर टाइम इन नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, उनका जो ज़्यादा नींद थी, नींद का जो ज़्यादा हिस्सा था वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का था, अर्थात गहरी नींद आती थी उनको। विच इज़ रेस्टफुल, जो आपको शांति और आराम देती है। एंड रेस्टोरेटिव, रेस्टोरेटिव क्या, जो रीस्टोर करे आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को, स्वास्थ्य को। देन दोज, किन की तुलना में ये ज़्यादा होता था, उनकी तुलना में देन दोज ऑन नॉन प्रीबायोटिक डाइट, उन चूहों की तुलना में जो नॉन प्रीबायोटिक डाइट पर थे, उनकी तुलना में उन चूहों की नींद ज़्यादा अच्छी होती थी जो कि प्रीबायोटिक डाइट पर थे। इतना पढ़ने पर हमें अच्छे से समझ में आ गया है प्रीबायोटिक्स के महत्व के बारे में और एक अनुसंधान के बारे में। अब हम दिए गए सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सवाल संख्या 76, व्हाट आर प्रीबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स क्या है? हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है, डाइटरी फाइबर्स हैं, खुराक में पाए जाने वाले रेशे तंतु हैं, अवयव हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं। अन्य ऑप्शंस में बैक्टीरिया बिल्कुल नहीं, फूड्स लाइक आर्टिचोक्स, आर्टिचोक्स जैसे फूड बिल्कुल नहीं, गट माइक्रोबायोटा, गट में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, व्हाट टाइप ऑफ स्लीप इज रेस्टोरेटिव, किस तरह की नींद रेस्टोरेटिव होती है, आपकी ऊर्जा, बल, स्वास्थ्य को वापस रिस्टोर करने वाली? हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, एनरेम या नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जो होती है वो बेहतर होती है। ये हमें पैसेज के अंतिम खंड में भी मिल रहा है, क्योंकि जो प्रीबायोटिक फूड वाले हैं उनको, उन चूहों को ज़्यादा नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती थी और उसी नींद को रेस्टफुल और रेस्टोरेटिव बताया गया है। तो कौन सी नींद रेस्टोरेटिव है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली जो स्लीप है, वो जो नींद है वो बेहतर है, एनरेम। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, विद्यार्थी ध्यान दें। एक ऑप्शन डी ईसीजी पर, ईसीजी हमें पैसेज में कहीं नहीं मिला है। ईसीजी का वैसे अर्थ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जैसे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन एक्टिविटी का टेस्ट है, ऐसे ही इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है हृदय की एक्टिविटी का टेस्ट है। आम भाषा में लोग ईसीजी ही कहते हैं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78 प्रश्न पूछता है, हाउ आर मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज्ड, उपापचयी सह उत्पाद कैसे रिलीज होते हैं? विद्यार्थी ध्यान दें। पैराग्राफ 2 की पहली 2 पंक्तियों में इसका जवाब है, जब बेनिफिशियल बैक्टीरिया या गुड बैक्टीरिया प्रीबायोटिक फाइबर या डाइटरी फाइबर को डाइजेस्ट करते हैं तो मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, व्हेन गुड बैक्टीरिया डाइजेस्ट डाइटरी फाइबर्स और प्रोबायोटिक फाइबर। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है व्हेन गुड बैक्टीरिया हेल्प स्लीप, बिल्कुल नहीं। सी कहता है व्हेन गट बिकम्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स का अर्थ है पोषक तत्व, बिल्कुल नहीं। अंतिम ऑप्शन कहता है आफ्टर रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस है तनाव, ड्यू टू स्लीप, नींद के कारण तनाव से मुक्ति पाकर, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, हाउ कैन स्लीप वेक साइकिल बी मॉनिटर्ड, स्लीप वेक साइकिल को कैसे मॉनिटर किया जा सकता है? यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ की अंतिम 2-3 पंक्तियों को हम देखें, अंतिम 4 पंक्तियों को देखें तो हम पाते हैं स्लीप वेक साइकिल का अध्ययन किया गया है ईईजी या इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के माध्यम से। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, बाय यूजिंग ईईजी और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम एक टेस्ट है हमारी ब्रेन एक्टिविटी को जांचने, मापने का। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है बाय टेस्टिंग ब्रेन पावर, बिल्कुल नहीं। बी कहता है बाय अलाउइंग रैम एंड नॉन रैम स्लीप, नहीं। अंतिम ऑप्शन डी कहता है बाय रिकॉर्डिंग बॉडी टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हुए पैसेज का अंतिम सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चाउ एज यूज्ड इन द पैसेज? विद्यार्थी ध्यान दे, चाउ यहाँ है। इनफॉर्मल अंग्रेजी में चाउ कहते हैं फूड को। यहाँ चूंकि संदर्भ लिया गया है चूहों से, मेल रैट से, तो फिर हमारा आंसर इस संदर्भ में होगा रैट फूड। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर, नहीं। अ क्लास ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व, एक प्रकार के पोषक तत्व, नहीं। स्लीप एनहांसर, जो नींद को बेहतर बनाने वाली चीज़ है, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81, निर्देश आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। नीचे दिए गए वाक्य में हमारा आंसर वो सेगमेंट, वो खंड होगा जिसमें कोई
ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि हो, पढ़ते हैं। शी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। वाक्य में निसंदेह एरर यहाँ है, विद्यार्थी ध्यान दें। डिस्कस एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद सीधा ही इसका ऑब्जेक्ट लिया जाता है। डिस्कस का अर्थ ही है टॉक अबाउट, तो इसके उपरांत अबाउट नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब डिस्कस के बाद सीधा ऑब्जेक्ट द प्रॉब्लम होना चाहिए। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, शी डिस्कस द प्रॉब्लम विथ हर मैनेजर बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। उसने अपने मैनेजर के साथ में प्रॉब्लम को डिस्कस किया, बातचीत की निर्णय लेने से पहले। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82, निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस टू करेक्ट इट। नीचे दिए गए वाक्य में एक रेखांकित सेगमेंट या अंडरलाइन खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई अशुद्धि को ठीक करता हो। पढ़ते हैं, ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी, वो बहुत ज़्यादा या बेहद नाराज था, नाखुश था, बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेटली डिले। इनऑर्डिनेटली डिले नहीं, इनऑर्डिनेट डिले। विद्यार्थी ध्यान दें, डिले एक नाउन है और इसे मॉडिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब। इनऑर्डिनेटली नहीं, इनऑर्डिनेट होना चाहिए था, जिसका अर्थ है कुछ ज़्यादा ही। अगर कोई चीज़ सामान्य से बहुत ज़्यादा हो, यानी जितनी अपेक्षा है सामान्यतः होना चाहिए उससे ज़्यादा हो, तो उसे कहते हैं इनऑर्डिनेट, कुछ ज़्यादा ही देरी, डिले है देरी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, ही वॉज एक्सट्रीमली अनहैप्पी बिकॉज ऑफ द इनऑर्डिनेट डिले, ना कि इनऑर्डिनेटली डिले। अंडरलाइन सेगमेंट की एरर को ठीक कर रहा है ऑप्शन बी। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। ए कहता है द इनऑर्डिनेट डिलेइंग, बिल्कुल नहीं। सी कहता है द इनऑर्डिनेटली डिलेइंग, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83, फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, पढ़ते हैं। द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, जो मेधावी प्रतिभावान ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं, विल बी डैश स्कॉलरशिप्स विल बी अवॉर्डेड। विद्यार्थी ध्यान दें, अवार्ड का अर्थ है किसी को कोई पुरस्कार या इनाम देना, उन्हें छात्रवृत्तियां इनाम के रूप में दी जाएंगी। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर ना करें। तो ऑप्शन ए, ऑनर का अर्थ है सम्मान करना, ऑनर्ड स्कॉलरशिप्स नहीं, हालांकि ऑनर्ड विथ स्कॉलरशिप्स पॉसिबल था। रिवॉर्ड का अर्थ है किसी को कोई प्रतिफल देना, या किसी ने जो कोई काम या सेवा की है उसके बदले में प्रतिफल देना। विद्यार्थी ध्यान दें, अवार्ड है इनाम या पुरस्कार, जबकि रिवॉर्ड है आपने जो काम या सेवा की है उसके बदले में जो पारितोषिक मिले वो। फॉरवर्ड का अर्थ है अग्रेषित करना, किसी चीज़ को आगे भेजना। हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, पढ़ते हैं। दे आर रेफ्यूजीज इन नीड ऑफ डैश, इन नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन। शब्द रिहेबिलिटेशन का हिंदी में अर्थ है पुनर्वास। पुनर्वास का अर्थ है लोग जो उजड़ गए हैं या बहुत प्रभावित हुए हैं, उन्हें वापस से उनके जीवन में सेटल करना, उन्हें नॉर्मल जीवन देना। वाक्य पढ़ा जाएगा, दे आर रेफ्यूजीज, वो शरणार्थी हैं, इन द नीड ऑफ रिहेबिलिटेशन, वे लोग शरणार्थी हैं और उनको क्या ज़रूरत है, पुनर्वास की। अन्य ऑप्शंस पर एक नज़र कर लेते हैं। रेनोवेशन का अर्थ है मरम्मत, या किसी चीज़ में जो सुधार होता है जिससे वो ठीक हो, उस मरम्मत को कहते हैं रेनोवेशन। रेजरेक्शन का अर्थ है रिवाइवल, फिर से जीवन में आना, मतलब पुनर्जीवित होने की स्थिति। रिवाइवल, रेजरेक्शन, पुनर्जीवन। और रेस्टोरेशन का अर्थ है पुनर्स्थापना। थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि गहरी नींद रेस्टोरेटिव होती है, वो रीस्टोर करती है। तो किसी चीज़ की पुनः स्थापना हो तो उसे कहेंगे रेस्टोरेशन। हमारा आंसर ऑप्शन डी, रिहेबिलिटेशन, हिंदी में पुनर्वास ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85, निर्देश है अंडरलाइंड शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं। तो पढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान्स, 5 ईयर प्लान्स का अर्थ है पंचवर्षीय योजनाएं, हैव बीन पुट इनटू ऑपरेशन, उनको क्रियान्वित या लागू किया गया है, टू मिटिगेट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर। द पुअर है गरीब लोग, सफरिंग्स हैं किसी की परेशानियां, दुख, तकलीफें आदि। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, लेसन। विद्यार्थी ध्यान दें, मिटिगेट का अर्थ है शमन करना, अर्थात पीड़ा या तकलीफ को कम करना। इंग्लिश में सिनोनिम हुआ लेसन, कम करना।
अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी रिमूव का अर्थ है हटाना, लेंथी का अर्थ है लंबा, और अंतिम ऑप्शन डी एक्सैसबेट एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है दुख या तकलीफ को बढ़ाना, टू वर्सन। शब्द एक्सैसबेट तो प्रश्न शब्द का एंटोनिम है, यानी विलोम शब्द है, जबकि हमें चाहिए सिनोनिम या पर्यायवाची। हमारा आंसर ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86, अब की बार निर्देश है प्रश्न शब्द का ओपोजिट या एंटोनिम बताएं। प्रश्न शब्द है डोलफुल, डोलफुल का अर्थ है दुखी। हमारा आंसर होगा बी हैप्पी। डोलफुल है दुखी, हैप्पी है प्रसन्न, खुश। अन्य ऑप्शंस में पुअर आप जानते हैं गरीब, रिच धनवान, और स्टेडी का अर्थ होता है संतुलित या स्थिर। इसके लिए एक अन्य शब्द हो सकता है बैलेंस्ड या स्टेबल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी हैप्पी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87, अब की बार मिली है एक इडियम या मुहावरा। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसका ठीक ठीक अर्थ देता हो। पढ़ते हैं। बाय द रूल ऑफ थंब, विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द थंब में आखिरी लेटर बी साइलेंट होता है। रूल ऑफ थंब मूलतः एक गाइडलाइन है जो आपको अपने अभ्यास या अनुभव से मिला है। तो अगर आप कोई काम बाय द रूल ऑफ थंब करते हैं तो अपने अभ्यास या अनुभव के आधार पर करते हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अन्य ऑप्शंस पर भी एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है बाय द यूज ऑफ फोर्स, बल के प्रयोग से, नहीं। बाय द यूज ऑफ ट्रिकरी, ट्रिकरी का अर्थ है ठगी, धोखा, फरेब, बिल्कुल नहीं। बाय चीटिंग एंड डिसेप्शन, बिल्कुल नहीं। ट्रिकरी डिसेप्शन का सिनोनिम ही है, धोखेबाजी, ठगी, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन डी बाय यूजिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। द फायरिंग ऑफ अ नंबर ऑफ गन्स टुगेदर इन अ बैटल और अ सेरेमनी। विद्यार्थी ध्यान दें, टुगेदर है एक साथ, नंबर ऑफ है कई सारी, बैटल है जंग, और सेरेमनी है समारोह। तो किसी जंग या समारोह में बहुत सारी गन्स का एक साथ चलाया जाना कहलाता है साल्वो। फायरिंग अ साल्वो का अर्थ है एक साथ बहुत सारी बंदूकें, तोपें या आर्टिलरी गन्स चलाए जाना। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें। ऑप्शन ए जिंगोइज्म एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है अंध राष्ट्रवाद। अगर आपका राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है तो वो अंध राष्ट्रवाद है, जिंगोइज्म है। इसमें आप अन्य देशों से नफरत करने लगते हैं, उनसे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं। ऑप्शन बी रिसेप्शन का अर्थ है किसी व्यक्ति को कैसे रिसीव किया गया। तो अगर आपको बहुत मित्रवत स्वागत हुआ तो अच्छा रिसेप्शन हुआ, नहीं हुआ तो रिसेप्शन खराब रहा। वैसे किसी होटल के संदर्भ में उसका वो मुख्य काउंटर जहां गेस्ट्स रिसीव किए जाते हैं उसे भी रिसेप्शन कहा जाता है। गन सैल्यूट भी एक अच्छा शब्द है जिसका अर्थ है बंदूक या तोप से दी गई सलामी। जैसे 21 गन सैल्यूट होता है किसी विशेष अवसर पर या किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष के आने पर 21 बंदूकों या तोपों की सलामी को कहते हैं 21 गन सैल्यूट। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी साल्वो ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89, फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न है। पढ़ते हैं। ऑफ स्पीच और रिमार्क्स, किसी की भाषा या फिर उसकी टिप्पणियां नॉट एक्सप्रेस्ड लॉजिकली, जिन्हें व्यक्त नहीं किया गया है लॉजिकली तार्किक रूप से, और अंडरस्टैंडेबली, अंडरस्टैंडेबली यानी जिसको समझा जा सके। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट का अर्थ है असंगत, बेमेल या बेतुका। अगर कोई शब्द, भाषा, लिखाई असंगत है, आपस में जुड़ी हुई नहीं है, लॉजिकल नहीं है, तो इनकोहेरेंट है। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। इनकॉग्निटो का अर्थ है वेश बदलकर या गुप्त वेश में, इंग्लिश में डिस्गाइज्ड। ऑप्शन बी रेलेवेंट का अर्थ है संबद्ध, और इनकन्वीनियंट अंतिम ऑप्शन का अर्थ है असुविधाजनक। हमारा आंसर ऑप्शन सी इनकोहेरेंट ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90, अब की बार मिला है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का एक प्रश्न जिसे हल करने के तरीके से आप भली भांति वाकिफ हैं। दिए गए सेगमेंट्स को पहले पढ़ें और फिर उन्हें लॉजिकली रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। पहले ओपनिंग सेगमेंट है पीपल एट हिज डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी आप जानते हैं दवाखाना, औषधालय। वेंट टू हिम फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। बिल्कुल आसान सा रीअरेंजमेंट का प्रश्न है। किसी व्यक्ति की बात है जिसके पास लोग जाया करते थे ट्रीटमेंट के लिए, उसकी डिस्पेंसरी में। हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो हैं RQ तथा SP। ओपनिंग सेगमेंट पीपल के बाद होगा R, पीपल फ्रॉम ऑल प्रोफेशंस, सभी पेशों से लोग जो थे
वेंट टू हिम, उसके पास जाया करते थे। क्यू के उपरांत एस फॉर किस लिए जाते थे? फॉर मेडिसिन, दवाई के लिए, एंड ट्रीटमेंट, उपचार के लिए। अंतिम खंड मात्र पी ही हो सकता है। एट हिज डिस्पेंसरी, उसके औषधालय में, उसके दवाखाने में। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो ओपनिंग सेगमेंट के बाद सबसे पहले आर, फिर क्यू और उसके उपरांत एस तथा पी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, आर क्यू एस पी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है दिए गए वाक्य के वॉइस को बदले, तो पढ़ते हैं। आई रिमेंबर माई सिस्टर टेकिंग मी टू द म्यूजियम। म्यूजियम आप जानते हैं अजायब घर। हमें मिला है एक्टिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे पैसिव वॉइस में। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का और हमें मिला है प्रेजेंट पार्टिसिपल टेकिंग, टेकिंग मी। पैसिव होगा बीइंग टेकन, टेकिंग पैसिव हुआ, बीइंग टेकन। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो बीइंग टेकन टू द म्यूजियम। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आई रिमेंबर, टेकिंग हो गया बीइंग टेकन टू द म्यूजियम बाय माय सिस्टर। अन्य ऑप्शंस को कभी इग्नोर न करें, तो उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है आई रिमेंबर टेकन, नहीं, बीइंग टेकन होना चाहिए था। आई रिमेंबर माई सेल्फ बीइंग टेकन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी कहता है आई रिमेंबर आई वॉज टेकन, नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य मिला है जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कोट स्टे इन बेड, एंड ऑफ द कोट। ऐसे वाक्यों में विद्यार्थी सबसे पहले देखें रिपोर्टिंग वर्ब को। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और साथ ही देखें वाक्य के प्रकार को। वाक्य का प्रकार है इंपरेटिव। इंपरेटिव वाक्य वो होते हैं जो किसी को आदेश, निर्देश, सलाह, सुझाव या चेतावनी देते हो। हमें सेड को बदलना होगा एडवाइज्ड में, क्योंकि डॉक्टर ने सलाह दी बेड में ही रहो, मीन्स ज़्यादा इधर उधर मत जाओ, चलो फिरो मत। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू स्टे इन बेड, कि वो बेड में ही रहे, ज़्यादा हरकत ना करे। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है द डॉक्टर हैड आस्क्ड, बिल्कुल नहीं, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में थी। द पेशेंट वॉज आस्क्ड बाय द डॉक्टर, बिल्कुल नहीं। और अंतिम ऑप्शन डी कहता है द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट, नहीं, सलाह देने की बात है। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में निर्देश मिला है वो शब्द पहचाने जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। शब्द क्रिएटर की स्पेलिंग ER नहीं OR में खत्म होनी चाहिए थी। क्रिएटर है निर्माण करने वाला, सृजन करने वाला, किसी चीज को बनाने वाला। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। क्रिमेटर एक अच्छा शब्द है। मूलतः क्रिमेटर एक फर्नेस है, एक तरह की भट्टी है जिसमें शवदाह किया जाता है, अक्सर गैस ऑपरेटेड या इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेटेड। वैसे उस व्यक्ति को भी क्रिमेटर कहा जाता है जो क्रिमेशन करता हो। क्रिमेशन का अर्थ है शवदाह, तो शवदाह करने वाली कोई फर्नेस या भट्टी या व्यक्ति जो शवदाह करता है। क्रिकेटर आप जानते हैं, और क्रैकर का अर्थ है पटाखा। चूंकि अन्य किसी शब्द की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर ऑप्शन बी ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 में निर्देश है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइन सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसमें दी गई अशुद्धि या एरर को ठीक करता हो। वेयर यू लेफ्ट योर बैग येस्टरडे, वेयर यू लेफ्ट नहीं, वाक्य इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, पास्ट का है, होना चाहिए था वेयर डिड यू लीव, वेयर डिड यू लीव योर बैग, कहाँ तुमने छोड़ा। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, वेयर डिड यू लीव। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कहता है वेयर डिड यू लेफ्ट, नहीं, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। सी कहता है वेयर यू वर लीविंग, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए अगले 5 प्रश्न हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक सेट या समुच्चय जिसे हल करने की विधि से आप भली भांति परिचित हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें फिर इसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफ़ी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। द 5 सेंसेस, 5 जो इंद्रियां हैं, डैश साइट, साइट है दृष्टि या नज़र, हियरिंग सुनना, टेस्ट स्वाद, टच है छुअन या स्पर्श त्वचा के माध्यम से, एंड डैश
व्हाट इज समटाइम्स कभी कभार डैश टू एज अ सिक्स्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस है छठी इंद्री, इज अ पावर टू बी अवेयर, अवेयर का अर्थ होता है जागरूक या सजग, डैश थिंग्स इंडिपेंडेंटली, इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है ये हमारी 5 इंद्रियों और उनसे भी बढ़कर अंतः प्रेरणा की सिक्स्थ सेंस के बारे में है, जिसमें हम चीज़ों को स्वतः समझ जाते हैं। तो अब हम इसे हल कर सकते हैं। द 5 सेंसेस डैश साइट हियरिंग, द 5 सेंसेस आर, जो 5 इंद्रियां हैं कौन सी हैं? साइट दृष्टि, हियरिंग सुनना, टेस्ट स्वाद जीभ के माध्यम से, टच छुअन या स्पर्श त्वचा से। अन्य ऑप्शंस पर एक बार नजर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। सेंसेस ऑफ साइट नहीं, सेंसेस आर, उनकी पहचान हो रही है, वर्णन हो रहा है। सेंसेस इन नहीं, सेंसेस इज भी नहीं। द 5 सेंसेस आर साइट हियरिंग टेस्ट टच एंड, आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, द 5 सेंसेस ऑफ साइट हियरिंग टेस्ट टच एंड स्मेल, 5वीं इंद्री है सूंघने की, स्मेल। अन्य ऑप्शंस में हैप्पीनेस प्रसन्नता है, सैडनेस दुख है, एंगर है क्रोध, हमारा आंसर होगा स्मेल। आगे बढ़ते हुए टच एंड स्मेल व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज, रेफर टू का अर्थ होता है किसी चीज को उल्लेखित करना, हवाला देना, संदर्भ देना। व्हाट इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ सिक्स्थ सेंस, एक और भी चीज है जिसको अक्सर कहा जाता है छठी इंद्री। आगे बढ़ने से पूर्व रिक्वायर्ड का अर्थ है आवश्यक या जो किसी चीज की आवश्यकता होना, रिमाइंड है याद दिलाना, और रिटेन का अर्थ है किसी चीज को बनाए रखना या अपने पोजेशन में रखना। हमारा आंसर ऑप्शन ए रेफर्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ सिक्स्थ सेंस इज अ पावर टू बी अवेयर, अवेयर होता है किसी बारे में जागरूक या सजग, अवेयर ऑफ थिंग्स कि आप चीज़ों के बारे में सजग रहें, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली यानी इनसे मुक्त, 5 इंद्रियों से मुक्त। अन्य ऑप्शंस में अवेयर इन नहीं, ऑन भी नहीं, अवेयर ऑफ समथिंग, जागरूक या सजग। आगे बढ़ते हुए अवेयर ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5 फिजिकल सेंसेस, सेंसेस है इंद्रियां, 5 सेंसेस, फिजिकल है भौतिक या शारीरिक, इन 5 जो शारीरिक इंद्रियां हैं इनसे मुक्त होकर आप अवेयर हो तो वो छठी इंद्रिय है, 6 सेंस है। अन्य ऑप्शंस में जियोलॉजिकल का अर्थ है भूगर्भ संबंधित, पृथ्वी की जो एक्टिविटीज हैं, पृथ्वी की जो बनावट है, पृथ्वी की जो रचना है, इस अध्ययन को कहते हैं जियोलॉजी। तो भूगर्भ अध्ययन या भू अध्ययन, तो जियोलॉजिकल है भू अध्ययन से संबंधित या पृथ्वी के बनावट या पृथ्वी की गतिविधि से संबंधित विज्ञान होता है जियोलॉजी। तो जियोलॉजिकल भू विज्ञान से संबंधित। आगे बढ़ते हुए बोटेनिकल का अर्थ है वनस्पति शास्त्र से संबंधित, क्योंकि बॉटनी का अर्थ है वनस्पति शास्त्र। और ज्योग्राफिकल शब्द आया है ज्योग्राफी से, जो है भूगोल, तो ज्योग्राफिकल हुआ भौगोलिक। विद्यार्थी ध्यान दें, जियोलॉजिकल में पृथ्वी की संरचना और पृथ्वी की बनावट के बारे में, जैसे खनिजों आदि के बारे में अध्ययन होता है, जबकि ज्योग्राफिकल में पृथ्वी के जो फीचर्स हैं, पृथ्वी पर कौन कौन सी चीज़ें हैं पृथ्वी के भूगोल में, उनका अध्ययन होता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन डी फिजिकल ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 100 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का प्रश्न है। तरीका वही होगा जिससे आप वाकिफ हैं, पहले पढ़ें और फिर रीअरेंज करें। तो पढ़ते हैं। He was in the habit of stealing food from others. उसकी आदत थी वो दूसरों से भोजन चुराता था। One night, एक रात, the villagers decided to teach him a lesson. एक रात गांव वालों ने सोचा उसको एक लेसन सिखाते हैं। And kept only rotten food in their kitchens. Rotten है सड़ा हुआ, और उन्होंने अपने किचन्स में, अपनी रसोइयों में सिर्फ सड़ा हुआ भोजन रखा। The culprit ended up eating the rotten food and fell sick. Culprit है जो दोषी था, वो किस दशा में पहुंच गया? एंडेड अप है किस दशा में पहुंचा? ईटिंग द रॉटन फूड एंड फेल सिक, वो उसने क्या खा लिया? सड़ा हुआ भोजन, और बीमार पड़ गया, सिक है बीमार। वंस अपॉन अ टाइम, एक ज़माने में, कभी एक समय में, देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज, एक आदमी एक गांव में रहता था। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि कोई व्यक्ति था किसी गांव में, वो शायद भोजन की चोरी करता था, और एक दिन गांव वालों ने उसे सबक सिखाने के लिए सड़ा हुआ भोजन अपने किचन में रखा, और उनमें से किसी किचन्स में से उसने भोजन चुराया होगा, और वो सड़ा भोजन खाने से वो बीमार पड़ गया होगा। हमारे पास जो 2 बेहतरीन लिंक्स हैं वो है सबसे पहले SPQ और अंतिम खंड मात्र R। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी खंड,
एस, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय में, किसी एक ज़माने में, देयर लिव्ड अ मैन इन अ विलेज, किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। एस के उपरांत खंड पी, ही वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग फूड फ्रॉम अदर्स, उसकी क्या आदत थी, वो दूसरों से भोजन चुराता था। एस के उपरांत पी, पी के उपरांत खंड क्यू, वन नाइट, एक रात, द विलेजर्स डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन एंड केप्ट ओनली रॉटन फूड इन देयर किचन्स, और अपनी किचन्स में सिर्फ सड़ा हुआ भोजन रखा। और अंतिम खंड मात्र आर ही हो सकता है। द कल्प्रिट एंडेड अप ईटिंग द रॉटन फूड एंड फेल सिक, और जो वो दोषी था, चोर था, उसने इस दशा में पहुंच गया कि उसने चुराया होगा और सड़ा हुआ भोजन ही खाया और बीमार पड़ गया। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो सबसे पहले सेगमेंट एस, फिर पी और उसके उपरांत क्यू तथा आर। ऐसा सीक्वेंस है मात्र ऑप्शन सी में, एस पी क्यू आर, यही हमारा आंसर होगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 872 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा उन शब्दों, उन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय।